हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड हम बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे। ये उन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हो तो हम क्या करेंगे, आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से आसानी से देख सकते हो। चलो आज हम एक और अच्छे से कॉन्सेप्ट का हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म के बारे में आप शुरू में कुछ भी पढ़ चुके हो, 10th क्लास में थोड़ा बहुत जरूर पढ़े होंगे, लेकिन आप बच्चों आज एक्चुअल में क्या होता है कि प्रिज्म हमारा एक तरह से बोलो तो आप कॉन्सेप्ट ही बोल सकते हो ना। तो एक बात बता कि प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हम तब लगाते हैं जब हमारा दो इंक्लाइंड प्लेन से इंसिडेंट रे पास करे, तब हम क्या करते हैं, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सपोज देखो कि बच्चों ऐसा है कुछ कंडीशन, यह देख, यह हमारा दो इंक्लाइंड सरफेस है, इस तरह से यहां से रे ऐसे आ रहा है जो ऐसे और फिर बाद में इस तरह से पास करेगा। तो यहाँ पे दो इंक्लाइंड सरफेस है ना, यह सरफेस और यह, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कुछ जैसा भी शेप हो सकता है, ऐसे यदि आप 10th क्लास या लैब में गए होगे बच्चों तो इसको आप आसानी से देखे होगे कि ऐसा प्रिज्म होता है ना, यह हमारा प्रिज्म है। अब कहोगे कि क्या यहां भी हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मान लो कि कुछ ऐसा सरफेस है, कुछ ऐसा यहां से ये ऐसे आया, फिर ऐसे गया ना, मुड़ा और फिर कैसे ऐसे चला गया। तो यहां भी क्या करोगे, इस सरफेस इस या इंसिडेंट रे ऐसे आया तो क्या करोगे, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि यदि दो प्लेन सरफेस से यदि रे पास करे, मतलब मान लो कि यहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे आए तो यह और यह सामने वाला सरफेस तो क्या है, प्लेन है, तो क्या यहाँ इन दोनों सरफेस के लिए क्या आप प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाओगे, नहीं बच्चों। ऐसे कंडीशंस में यदि दो पैरेलल सरफेसेस से इंसिडेंट रे पास करें तो उस केस में हम स्लैब का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ना कि किसका, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो बच्चों यह ध्यान रखना। तो हम बोल सकते हैं बच्चों प्रिज्म जो होता है वह प्रिज्म तब लगाना है कॉन्सेप्ट कि प्रिज्म इज मेड ऑफ टू inclined सरफेस, मतलब दो इंक्लाइंड सरफेस से बना रहेगा, तब हम जाके प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ऐसा है यदि दो प्लेन सरफेस से बच्चों रे पास करे, इफ इंसिडेंट रे passing through two parallel surface then use concept of स्लैब का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यदि दो इंक्लाइन सरफेस से पास करे रे तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करना है, बस यही आपसे लिखा गया। ऐसा मत समझ जाना कि रे जो है वो पैरेलल सरफेस से कुछ इंक्लाइंड आएगा, ऐसे आएगा। मान लो कि एकदम सीधा परपेंडिकुलर आया तो सीधा निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। यदि दो पैरेलल सरफेस से इंसिडेंट रे पास करे तो ऐसा हमारा है बच्चों, क्या है, स्लैब का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और यह रे ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर जाएगा ना, कोई एंगल की बात कर रहे हैं, यदि पैरेलल गया तो सीधा निकल जाएगा। ये सारी कहानी है हमारी। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा है, चलो इसमें आप थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं बच्चों प्रिज्म एंगल के बारे में। प्रिज्म एंगल क्या होता है ना, चलो देखो। क्या करोगे, प्रिज्म एंगल, हेडिंग लिखना बच्चों, प्रिज्म एंगल। ध्यान से देखना है क्या होता है। आपको आज तक जो पढ़े हो ना, रट गया होगा कि प्रिज्म एंगल हमेशा क्या है, ट्रायंगल के ऊपर वाला। मान लो कि यह हमारा प्रिज्म है तो हमेशा यह एंगल प्रिज्म एंगल होता है ना बच्चों। ऐसा कुछ नहीं है।
आप प्रिज्म एंगल तभी डिफाइन कर सकते हो कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो रे आ रहा है, इंसिडेंट रे जो आ रहा है, वो किस सरफेस पे आ रही है, तब जाके आप इंसिडेंट रे फाइंड आउट मतलब प्रिज्म एंगल फाइंड आउट करोगे। मान लो बच्चों की ऐसा इस सरफेस पे रे आया, इस तरह से इस सरफेस पे आया, तो इस सिचुएशन में यह प्रिज्म एंगल होगा, जिसको ए से डिनोट करते हैं। मान लो कि ऐसा है, यह रे यहां पे आया, फिर यह ऐसे और फिर ऐसे, तो यह एंगल क्या होगा, अब इस समय यह प्रिज्म एंगल होगा ना कि ये। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिज्म एंगल को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सरफेस, किस सरफेस पे हमारा क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है, तो उसको हम प्रिज्म, और उन दोनों सरफेस के बीच जो एंगल बनेगा उसको प्रिज्म एंगल बनाएंगे ना। मान लो कि यह हमारा 60 डिग्री है और यह कितना है बच्चों, यह हमारा है यह भी हमारा 60 डिग्री मान लेते हैं, और यह भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। इस तरह से आपसे मैं पूछूं कि इसमें प्रिज्म एंगल बताओ, बच्चों बता पाओगे कि क्या लॉजिक, मत ऐसा बता देना कि 60 डिग्री हो जाए, यहाँ पे ऐसा है, कुछ और उल्टा कर लेते हैं। यह हमारा कितना है 60 और ये 50, मतलब 110, और ये कितना हुआ 70 डिग्री, ऐसा मान लो, ऐसा है सिचुएशन। अब बता दो कौन प्रिज्म एंगल होगा। तो इस ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि जब तक आप इंसिडेंट रे किस सरफेस पे गिरा रहे हो, मतलब कहां से आ रही है इंसिडेंट रे, मान लो कि इस सरफेस पे आई तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो इस केस में यह हमारा प्रिज्म एंगल होगा 50 डिग्री ना। यदि बच्चों यहां से रे आया ऐसे और इस तरह से गया, फिर ऐसे गया, तो इस केस में यह प्रिज्म एंगल होगा, इस केस में यह प्रिज्म एंगल होगा। क्या कोई बड़ी बात है कि, तो प्रिज्म एंगल को डिफाइन करना बच्चों हमें तब डिफाइन कर सकते हो जब हमारा किस सरफेस पर इंसिडेंट रे आ रहा है, और जिन दो सरफेस इंक्लाइन सरफेस से पास करेगा, और दो इंक्लाइन सरफेस के बीच जो एंगल बनेगा वही एंगल क्या होगा, प्रिज्म एंगल होगा। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रायंगल टाइप का ही प्रिज्म होगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। तो इस तरह से कहानी है। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों। तो प्रिज्म एंगल आपको क्या बोलोगे कि दो इंक्लाइन सरफेस के बीच का एंगल है, और किस सरफेस पे, दोनों सरफेस से क्या होना चाहिए, रे किस सरफेस पे आ रहा है उस बात पे डिपेंड करता है ना। तो ये सारी कहानी है। चलिए अब थोड़ा सा और सीखते हैं, थोड़ी थोड़ी और कॉन्सेप्ट। बच्चों हेडिंग लिखना, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मतलब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम आपसे क्या करना चाह रहे हैं कि मतलब नेट डेविएशन कितना होगा रे का, साथ ही साथ प्रिज्म एंगल के रिलेशन क्या है, उसके बाद नेट डेविएशन में क्या रिलेशन होगा। तो ये सारा चीज है, ध्यान से देखो यहाँ पे, या मान लो बच्चों प्रिज्म है ना, इस तरह से यहां से रे आ रही है, इधर हमारा एयर है, क्या है दिक्कत, एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं ना। यहां से रे आया बच्चों, तो इस तरह से आई, यहाँ पे बाहर निकल गया। इस रे को बच्चों बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे है हमारा। यह इस केस में क्या होगा, ए हमारा प्रिज्म एंगल होगा, मतलब पीए बोलते हैं बच्चों प्रिज्म एंगल। कोई परेशानी क्या, प्रिज्म एंगल। यह हमारा क्या होगा, इमर्जेंट रे। और यहां पे क्या है, जैसे यह हमारा नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, यह भी हमारा क्या करोगे बच्चों, यह नॉर्मल है, इस तरह से बनाओ ना। तो यह हमारा क्या होता है, ई, जो क्या है इमर्जेंट एंगल। ई हमारा क्या है, इमर्जेंट एंगल बोला जाता है। कोई परेशानी क्या, चलिए यही तो रिलेशन बताना है। यह हमारा क्या है, इस केस में यह हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल, यहां भी यह भी हमारा क्या है बच्चों, नॉर्मल है, नॉर्मल। कोई परेशानी क्या, यह एंगल क्या है, आई इंसिडेंट,
यह एंगल क्या होगा, R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और यह E है। अब ये बता कि इस सरफेस के लिए तो यह इंसिडेंट रे हुआ, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, और इस सरफेस के लिए यह इंसिडेंट रे और इस सरफेस के लिए यह रिफ्रैक्टेड रे हुआ। तो यह R2 जो है यह सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल और यह क्या है, इमर्जेंट एंगल है। चलो इतनी बात तो हो गई। अब एक बात बताओ बच्चों कि क्वाड्रेट्रल में क्या होता है, इस तरह से यहां पे क्वाड्रेट्रल बन रहा है, देख तो यहां पे याद होगा बच्चों कि यह हमारा क्या है, ए है और क्वाड्रेट्रल बन रहा है, तो यह एंगल 90 डिग्री है हमारा और यह एंगल 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेट्रल बनने की वजह से, यहाँ पे देख यह नॉर्मल है बच्चों, तो यही ना फिगर को बाहर निकाल के रखे, तो यह नॉर्मल से यह टोटल एंगल कितना 90 डिग्री, यह भी टोटल एंगल 90 डिग्री, यही ना वहां पे बना है। चलिए इसको मान लेते हैं कि यह थीटा है, कोई परेशानी क्या, ऐसा है। अब बताओ कि यह क्वाड्रेट्रल है तो दिस और दिस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जस्ट लाइक उसी प्रकार यह दिस एंगल और दिस एंगल ए प्लस थीटा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर है, यही ना कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों याद रखो कि हम लिख सकते हैं ए प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ना, क्यों, क्वाड्रेट्रल से, क्वाड्रेट्रल ना, क्वाड्रेट्रल से, तो यह हमारा सिचुएशन है। अब आगे देखो, इतना हो गया। यहां पे देख कि यह एक ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसा देखो तो यहां पे देखना कुछ ऐसा जो डॉटेड वाले लाइन है, यह हमारा क्या है बच्चों, R1 है, यह क्या है R2 है और इसको आप थीटा माने, कोई परेशानी क्या। अब बताओ कि ट्रायंगल का तीनों सम मतलब तीनों एंगल का सम क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस का थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 180 डिग्री लिखोगे कि नहीं। मान लो कि दिस इक्वेशन, इसको मान लो 1 है और यह हमारा 2 है, 1 और 2 को देखो तो हम लिख सकते हैं बच्चों a प्लस थीटा इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस का थीटा। 1 और 2 को इक्वेट कीजिए तो क्या है, थीटा से थीटा ये गायब हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या बचेगा, R1 प्लस R2। अरे होगा कि नहीं। तो बच्चों खूबसूरत सा मतलब क्या आया, आंसर आया कि यह प्रिज्म एंगल जो होगा बच्चों यह वो क्या है, दिस प्लस दिस एंगल का सम है, मतलब R1 प्लस R2 का सम होगा। चलिए अब क्या है, नेट डेविएशन कितना होगा, यहां से देखो यदि यह सरफेस नहीं होता, यदि यह सरफेस नहीं होता तो रे ऐसे जाता, ऐसे जाता, यदि यह फिर सरफेस नहीं होता तो कुछ रे ऐसे चला जाता, जाता कि नहीं हो। चलो अच्छी बात है। अब एक बात बता कि कितना डेविएट हुआ है, यही ना डेविएशन हुआ है, इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं। और डेल्टा 1 जो है बच्चों, डेल्टा 1 वो किधर है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन हुआ है। यहाँ पे देखिए यदि यह सरफेस नहीं होता तो ये ऐसे जाता, यहाँ भी डेविएशन हुआ है ऐसे, इसको डेल्टा 2 मान लेते हैं। डेल्टा 2 जो हुआ है वह भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि नेट डेविएशन कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इन दोनों का सम, दोनों तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब चलो बनाइए कितना होगा, हम डेल्टा नेट डेल्टा क्या लिख सकते हो बोलो तो बच्चों, नेट डेल्टा यहां से क्या एंगल होगा, यह टोटल एंगल कितना है, तो डेल्टा 1 जो होगा वो क्या होगा I माइनस R1। अब कहोगे ये कैसे हो गया, ध्यान से देखो यहाँ पे यह एंगल I है तो यह टोटल एंगल कितना होगा I, अरे ऐसा ही ना सिचुएशन है कुछ, जैसे यह ले गया और यह हमारा नॉर्मल है और ये हमारा I है तो यह भी पूरा I होगा, ऐसा ही है। और उसमें से यह जो है एंगल वह R है ना, यह R है, तो यह R है बच्चों, तो टोटल एंगल I है, तो यह एंगल कितना बढ़ेगा I माइनस R1। चलो यह डेल्टा 2 को देखो, यह टोटल एंगल कितना है R2 और उसमें से हमारा क्या है, यह एंगल पूरा कितना है, यह एंगल हमारा E है, ये तो एंगल E है, और यह एंगल यदि हमारा R2 है तो हम डेल्टा 2 क्या लिखोगे, ध्यान से देखिए डेल्टा 2 जो होगा बच्चों वो क्या लिखोगे, प्लस का E माइनस R2 होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए यह टोटल एंगल कितना है E, उसमें से यह क्या है
मतलब मान लो कि यह हमारा R1 हो जाएगा, तो यह एंगल कितना, टोटल माइनस टोटल ई है तो E माइनस R1 R2, यही ना। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या लिखोगे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई परेशानी क्या, तो नेट डेविएशन जो होगा यहाँ पे, नेट डेविएशन वो लिख सकते हैं बच्चों I प्लस का E माइनस R1 प्लस R2, मतलब क्या है बच्चों, इस तरह से माइनस कॉमन लिए तो I प्लस ए माइनस का ए, और ए क्या है हमारा, मतलब एंगल ऑफ ब्रिज में है। इस सिचुएशन के लिए इस सिचुएशन के लिए चलो अच्छी बात है, ये हमारा रिलेशन है। तो क्या निकाल सकते हो कि ब्रिज में एंगल ये हुआ, नेट डेविएशन यह आया, उसके बाद क्या रिलेशन आया हमारा और ई के साथ ऐसा। तो ये सारी कहानी है। तो बच्चों ध्यान से देखना, एक बात और हम बोलते हैं कि बच्चों यह हमें जो डेरिवेशन आपको हम सिखाए हैं यही हमारा बेसिक है। ऐसा नहीं है कि आप फार्मूला पे रहोगे ना तो कभी कभी फार्मूला जो है आपका साथ देगा, ऐसा नहीं है कि गलत सीखे, बिल्कुल साथ देगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि कैसे हम ड्राइव किए हैं इस फार्मूला को। तो इससे हमें क्या है, क्वेश्चन बनाने में जब डिफिकल्टी क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो आपको क्या करो, यह मेन आप जो बेसिक प्रोसेस है उसको यूज करो, तब आसानी से बन जाएगा ना। इस तरह से हमारी कहानी है ना। अब क्या है बच्चों, अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करने वाले हैं। तो बच्चों आप अगला क्लास और आपको इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी सीख लिए बहुत ही अच्छा है, ये तो आपको 12th लेवल का है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको क्या हो, सोचने की थिंकिंग पावर डेवलप हो ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हम पिछले अगले क्लास में आपसे मैं फिर मिलता हूँ। दैट्स इट।